नमस्कार मित्रों, मैं राजेश चित्रवाल आज आपको इंडियन ज्योग्राफी के पॉइंटों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज अपना पहला टॉपिक होगा भारत का सामान्य परिचय। देखिए साथियों, जो हम भारत के संदर्भ में जितने भी पॉइंट्स को लेकर के अभी चर्चा करेंगे उनको एक सरल तरीके से पढ़ने का प्रयास करें। हम इन टॉपिकों को छोटी छोटी स्लाइडों में बांट करके पढ़ेंगे। रटना विषय का लंबे समय तक अध्ययन नहीं है। कुछ समय बाद में हम उन डाटा को, उन तथ्यों को वापस भूल जाते हैं। तो क्यों नहीं एक सरल प्रयास किया जाए जो हमारा चिरस्थायी हो। तो हम इन टॉपिकों को छोटे छोटे स्लाइडों के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम भारत के सामान्य परिचय को लेकर के आगे बढ़े हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय। देखिए, भारत के सामान्य परिचय को हम इन 3 पॉइंटों के तहत डिवाइडेशन कर लेते हैं। सबसे पहले भारत की ग्लोब पर स्थिति। भारत की एशिया महाद्वीप में स्थिति। और भारत की पड़ोसी देशों के साथ स्थिति। इन 3 छोटे टॉपिकों के तहत हम डिवाइडेशन करेंगे। तो देखिए साथियों, सबसे पहले हम जिस वर्तमान भारत को पढ़ रहे हैं वो वर्तमान भारत इस अवस्था में आने से पहले इसका भौगोलिक क्षेत्र, इसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कुछ व्यापक हुआ करता था। और उस व्यापक क्षेत्र को हम भारत कहा करते थे। उस समय इसका नाम भारत न होकर के अन्य कई नामों से जाना जाता है। तो हम एक छोटा सा इन टॉपिकों पर शुरुआत करने से पहले हम एक भारत के संदर्भ में भारत के नामांकन को लेकर के, भारत के नामांकन के इतिहास को लेकर के कुछ चर्चा करेंगे, जैसा आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। भारत का नामांकन। देखिए, भारत का सबसे पहले नामांकन हमें देखने को मिलता है वो जम्मू द्वीप के नाम से मिलता है। वर्तमान भारत को पहले जम्मू द्वीप कहा जाता था। इसका उल्लेख, जम्मू द्वीप का जो उल्लेख है वो हमें बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होती है, जिसको वर्तमान हम भारत कहते हैं। यही भारत पहले जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, अगले नाम की चर्चा करें तो इसका नाम अपने को भारत के नाम से देखने को मिलता है। भारत के राजा भरत के नाम पर पड़ा है। और इसका उल्लेख हमें स्रोत से चला है कालिदास द्वारा लिखित
कालिदास द्वारा लिखित नाटक मेघदूत। इस स्रोत से हमें भारत के राजा भरत का उल्लेख मिलता है और इसी राजा भरत के नाम पर भारत का नामांकन किया गया है। कालिदास द्वारा लिखित मेघदूत नाटक में पुनः देखें, भारत नाम राजा भरत के नाम पर रखा गया है। कालिदास द्वारा लिखित नाटक मेघदूत, जिसमें दुष्यंत के पुत्र राजा भरत थे, उनके नाम पर इसका नामांकन भारत रखा गया। उसके बाद इसका एक भारत नाम का एक उल्लेख हमें कथाओं के माध्यम से भी मिलता है और वो स्रोत ये बताया जाता है कि यहाँ एक भरत कबीला था और इस भरत कबीला शक्तिशाली कबीला हुआ करता था। इस शक्तिशाली कबीले के नाम पर अंत में भारत नामांकन किया गया। नेक्स्ट नंबर अगर थर्ड की बात करें तो इसका नाम ईरानियों द्वारा रखा गया। ईरानियों द्वारा रखा गया। ईरानियों द्वारा दिया गया जो नामांकन था ये था हिंदुस्तान। ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा। ध्यान दें, हिंदुस्तान यहाँ एक नदी प्रवाहित होती है। वर्तमान में इस नदी को सिंधु नदी कहा जाता है। इस सिंधु नदी के अपवाहित क्षेत्र में, इस सिंधु नदी के बेसिन में निवास करने वाले निवासी और इसके क्षेत्र को हिंदुस्तान नाम दिया गया। यहाँ रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी कहा गया। ईरानी लोगों द्वारा सिंध शब्द को हिंद कहा जाता है। सै शब्द का उच्चारण है के रूप में किया जाता है और यही सिंधु नदी वाला क्षेत्र हिंदू नदी के नाम से बन जाता है और यही हिंदू नामांतरण भारत का हिंदुस्तान बनकर के सामने आता है। भारत का नामांकन हिंदुस्तान कर दिया जाता है। अंततः भारत का नामांकन यूनानियों द्वारा दिया गया। यूनानियों द्वारा भारत के नामांकन को इंडिया कहा गया। यूनानी नागरिक सिंधु को इंडस के नाम से पुकारते हैं। ये एक नदी है सिंधु नदी। इसी सिंधु नदी को ये इंडस नदी कहते हैं और इस इंडस नदी क्षेत्र में निवास करने वाले निवासियों को इंडियन और इस क्षेत्र को इंडिया कहा जाता है। आज भी हम अगर भारत के मानचित्र में सिंधु नदी के अपवाहित क्षेत्र को देखते हैं तो हिंदी में हमें सिंधु नदी लिखा हुआ मिलता है, तो वहाँ इंग्लिश में हमें इंडस नदी मिलता है। अर्थात भारत का जो नामांकन था वो नामांकन हमें यूनानियों द्वारा इंडिया के रूप में देखने को मिलता है। यही स्थिति आगे चल कर के हमें 5वें क्रम में दिखाई देती है और यहाँ चीनी नागरिकों द्वारा या चीनियों द्वारा दिया जाता है। चीनियों द्वारा इसको सीन ती हाउ कहा जाता है। ये सीन है, ये सिंधु नदी को कहा जाता है। चीनी सिंधु नदी को सीन के नाम से जानते हैं और यही सिंधु नदी का अपवाहित क्षेत्र, सिंधु नदी का बेसिन क्षेत्र चीनियों द्वारा भारत के नाम से सीन कहलाता है
अर्थात सीन नाम का नामांकन चीनियों द्वारा भारत के संदर्भ में दिया गया। एक बार पुनः देखें, सर्वप्रथम भारत का नामांकन जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाता था, जो हमें बौद्ध ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त होता है। भारत का नामांकन राजा भरत के नाम पर पड़ा। ये कालिदास द्वारा लिखित एक नाटक मेघदूत द्वारा प्राप्त होता है। ईरानियों द्वारा इसका नाम हिंदुस्तान रखा गया। यहाँ हमें सिंधु नदी को हिंदू नदी के नाम से जाना जाता है और इसी सिंधु नदी के अपवाहित क्षेत्र को हिंदुस्तान और इस स्थान पर रहने वाले नागरिकों को हिंदुस्तानी कहा गया। यूनानियों द्वारा इसी अपवाहित क्षेत्र को, जो सिंधु नदी का अपवाहित क्षेत्र था, इसी अपवाहित क्षेत्र को यूनानियों द्वारा इंडस नाम दिया गया और यही इंडस सिंधु कहलाती है और इस क्षेत्र को इंडिया कहा गया। चीनियों द्वारा इसको सिंतिहाउ के नाम से जाना जाता है। चीनी नागरिक, चीनी लोग सिंधु नदी को सीन के नाम से जानते हैं। इसका एक प्रमाण हमें एक अभिलेख से और प्राप्त होता है। ईरानी राजा डेरियस प्रथम हुए, उनके द्वारा एक सुरसा अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया। सुसा अभिलेख इस सुसा अभिलेख से भारत का नाम हिंदुस्तान प्राप्त होता है। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदुस्तान शब्द सर्वप्रथम हमें किससे प्राप्त होता है? तो सुसा के अभिलेख से प्राप्त होता है। सुसा अभिलेख का उत्कीर्ण डेरियस प्रथम ईरानी राजा था, इसके द्वारा करवाया जाता है और वहाँ जो हिंदुस्तान नाम मिलता है, यही भारत का हिंदुस्तान नाम निकल करके सामने आता है। नेक्स्ट स्थिति, भारत के नामांकन के इतिहास को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अब स्थिति ग्लोब की स्थिति, एशिया महाद्वीप की स्थिति और पड़ोसी देशों की स्थिति के संदर्भ में चर्चा करते हैं। चलो, ग्लोब पर भारत की स्थिति, सबसे पहले हम ग्लोब की स्थिति को देखते हैं। ग्लोब को संपूर्ण रूप से हम 4 गोलार्धों में बांट करके देखते हैं, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी पर 4 गोलार्ध पाए जाते हैं। ग्लोब 4 गोलार्धों में बटा हुआ है। इन गोलार्धों में भारत की अवस्थिति कहाँ है? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसी को कहा जाता है विषुवत रेखा। इस 0 डिग्री विषुवत रेखा से उत्तर की ओर पड़ने वाला गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। इसके दक्षिण में पड़ने वाले गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। पृथ्वी पर विषुवत रेखा द्वारा 2 गोलार्धों का निर्धारण किया गया है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। साथ ही ध्रुव से ध्रुव को मिलाते हुए खींची गई 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसको ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, 2 गोलार्धों में विभाजित करती है। इस गोलार्ध को पूर्व की ओर पड़ने के कारण पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है और इस गोलार्ध को पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण पृथ्वी 4 गोलार्धों में बटी हुई है। इस ग्लोबीय स्थिति में भारत की जो अवस्थिति है वो हमें इस रूप में स्पष्ट होती है
भारत इस क्रम में अवस्थित है। एक छोटे मिनिएचर के माध्यम से हम स्पष्ट कर पा रहे हैं कि ग्लोब पर भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार से दिखलाई पड़ती है, अर्थात भारत ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में व पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ग्लोबीय स्थिति पर भारत की स्थिति उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में पाई जाती है। उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में पाई जाती है। इस स्थिति में संपूर्ण जो ग्लोब है उस ग्लोबी स्थिति का हम देख पाते हैं कि ये जो स्थिति है जो भारत को घेरे हुए है, इस स्थिति में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध की पूर्णतः स्थिति बनती है। देखिए शब्द आता पूर्णतः। भारत पूर्णतः भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा से पूर्णतः पूर्व की ओर स्थित होने के कारण पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण पृथ्वी के इस भूमंडलीय क्षेत्र का भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आता है। संपूर्ण पृथ्वी का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर भारत फैला हुआ है, जो इस ग्लोबी स्थिति का 2.4% भाग रखता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीधा सीधा सा पूछ लिया जाता है, कूट मिलान में पूछ लिया जाता है। भारत का संपूर्ण विश्व में भौगोलिक क्षेत्र पाया जाता है 2.4% पाया जाता है। इस दृष्टि से हमारा क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ये थी हमारी ग्लोबीय स्थिति में भारत की स्थिति। अब आगे यही स्थिति हम हमारे एशिया महाद्वीप के साथ देखते हैं। तो एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति, एशिया महाद्वीप की स्थिति में यही स्थिति जो हम एशिया महाद्वीप के साथ देखने जा रहे हैं, एशिया महाद्वीप कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये एशिया महाद्वीप की स्थिति है। इस एशिया महाद्वीप के लोकेशन को अगर देखा जाए तो एशिया महाद्वीप की पोजीशन में भारत कुछ इस प्रकार से अवस्थित है। अधिकांश भाग दक्षिण की ओर आता है, लेकिन कुछ भाग मध्य की ओर आता है। तो एशिया महाद्वीप में भारत की जो स्थिति है वो दक्षिणी मध्य में पड़ती है। दक्षिणी मध्य एशिया में आता है। अगर पोजीशन इस रूप में पूछ ली जाए, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है और केवल यही स्थिति हो, उत्तरी ये स्थिति हो, दक्षिणी ये स्थिति हो, पूर्वी और ऑप्शन 4 हो पश्चिमी, तो हमारा आंसर बनेगा दक्षिणी। भारत की ये दक्षिणी स्थिति हमें इस रूप में भी स्पष्ट करती है कि हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन को देखते हैं जिसका नाम है सार्क संगठन। सब जानते होंगे सार्क दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल फॉर कॉरपोरेशन नाम से एक संगठन बना हुआ है। ये संगठन भारत के सहयोग से ही बनाया गया था। इसकी जो स्थापना है वो भारत के सहयोग से की गई थी।
साथियों याद हो इसका मुख्यालय और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये भी साथ ध्यान रखें, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इस सार्क के निर्माण के समय 7 सदस्य देश थे और ये 7 सदस्य देश कौन कौन से थे और वर्तमान में कितने हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति जो हम देखने जा रहे हैं वही प्रश्न जुड़ करके आता है, निम्न में से कौन सा एक सार्क सदस्य देश नहीं है। तो याद रहे सार्क का जब स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को, उस समय इसके केवल 7 सदस्य थे और इस 7 सदस्य में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ये 7 देश सार्क के प्राथमिक सदस्य देश थे। लेकिन वर्तमान समय में इन 7 देशों में एक अतिरिक्त देश और शामिल कर लिया गया है और वो 8वां सदस्य देश है। 8वां सदस्य देश के रूप में जो जोड़ा गया वो अंतिम सदस्य है अफगानिस्तान। प्रश्न पूछ लिया जाता है, अफगानिस्तान भारत का वह पड़ोसी देश जो सार्क सदस्य में शामिल किया गया। तो सार्क सदस्य के रूप में इसको 2005 में मान्यता दी गई और वर्तमान में सार्क के कुल 8 सदस्य राष्ट्र हैं। थोड़ा विदित रहे, सार्क सदस्य जो राष्ट्र होते हैं इनमें वो हमेशा अल्फ़ाबेट से बनता है। अल्फ़ाबेट का तात्पर्य समझ रहे होंगे, जिन राष्ट्रों के नाम सबसे पहले ए से आएगा प्रथम, उसका कोई सदस्य सार्क का सचिव होगा। उसके बाद में बी से आने वाले नाम के देश का सदस्य सार्क का सचिव होगा। उसके बाद अन्य इसी अल्फ़ाबेट क्रम में आने वाले देशों के जो नाम होंगे सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है। ध्यान रहे हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यही 7 सदस्य जो हमारे सार्क के प्रथम 7 थे, ये हमारी पड़ोसी सीमा के साथ भी लगते हैं। 8वां शामिल सदस्य राष्ट्र जो अफगानिस्तान को बनाया गया, ये 8वां सदस्य राष्ट्र भी भारत का पड़ोसी सीमावर्ती राज्य है, देश है। इंटरनेशनल स्तर पर देशों को स्टेट कहा जाता है। वहाँ ये न समझें कि नाम राज्य के साथ आ गया, राज्य ही देश है, देश ही राज्य है। यहाँ 8 जो हमारे ये सदस्य राष्ट्र जो सार्क के सदस्य हैं, सभी के सभी भारत के पड़ोसी देश भी हैं। यही चर्चा हम आगे करने जा रहे हैं कि भारत की स्थिति हमारे पड़ोसी देशों के साथ कैसे बनती है। पड़ोसी देशों के साथ भारत की स्थिति को जानते हैं। पड़ोसी देशों के साथ भारत की ये कुछ स्थिति हमें भौगोलिक रूप में दिखाई देती है। कौन सा पड़ोसी देश भारत की किस दिशा में स्थित है, ये जानकारी इस रूप में हमें प्राप्त होती है। ये हमारे साथ स्थित पड़ोसी देश जिसको पाकिस्तान कहते हैं, ये पड़ोसी देश
अफगानिस्तान, ये पड़ोसी देश हमारा चीन, ये पड़ोसी देश नेपाल और ये पड़ोसी देश भूटान है। यहाँ म्यांमार देश, ये बांग्लादेश की स्थिति है। यहाँ हम श्रीलंका को देख पाते हैं। ये हमारे निकट सीमावर्ती पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका। 2 देश हमारी जलीय सीमाओं के निकट भी पड़ते हैं, जो द्वीपीय स्थिति के निकट पड़ते हैं। यहाँ हमारे लक्षद्वीप के निकट पड़ता है। मालदीव देश जो द्वीपीय देश है, यहाँ पड़ता है। इंडोनेशिया, ये हमारे अंडमान निकोबार के निकट पड़ता है। इस प्रकार से हमारे पड़ोसी देशों की निकट स्थिति पाई जाती है, जिसमें कुछ हमारी सीमाओं के साथ संलग्न हैं तो कुछ जलीय सीमाओं के साथ निकटतम दूरी पर स्थित हैं। ये देशों के साथ हमारी कौन सी दिशा बनती है, तो दिशा के साथ और हम इसको स्पष्ट कर पाएँ तो यहाँ हम देश और दिशा की स्थिति को और देख लेते हैं। देश जो हमारी किस दिशा में स्थित है। प्रथम देश की बात आती है पाकिस्तान, जिसको हम पाक कहते हैं। पाकिस्तान भारत के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश है। दूसरी स्थिति आती है अफगानिस्तान, जो हमारे उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये उत्तर पश्चिमवर्ती क्षेत्र है, लेकिन याद रहे इस प्रदेश को हाल ही में पीओके कहा जाता है और वर्तमान में ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है ये पाक अधिकृत कश्मीर का भाग होने के कारण हमारी सीमा तो स्पर्श नहीं करती, लेकिन हमारा पड़ोसी देश है। तो इसकी स्थिति हमारे उत्तर पश्चिम में बनती है। नेक्स्ट नंबर 3, चीन की स्थिति। चीन हमारी उत्तरी दिशा में है। नेक्स्ट नेपाल की स्थिति। नेपाल भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश है। नेक्स्ट भूटान की स्थिति। भूटान हमारे उत्तर में स्थित पड़ोसी देश है। नेक्स्ट नंबर 6, म्यांमार, ये हमारे पूर्व में स्थित पड़ोसी देश है। बांग्लादेश, ये हमारे पूर्व में स्थित पड़ोसी देश है। 8वां श्रीलंका, ये हमारे दक्षिण में स्थित पड़ोसी देश है। एक बार पुनः ध्यान दें, भारत के मानचित्र की सीमाओं पर ध्यान दें और इधर दिशाओं के साथ ध्यान दें। भारत की इस भौगोलिक स्थिति में इन देशों की अवस्थिति भारत के निकट किस दिशा के साथ लगती है, तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं पाकिस्तान की स्थिति पश्चिम व उत्तर पश्चिम की ओर लगती है। अफगानिस्तान की स्थिति उत्तर पश्चिम की ओर लगती है। चीन की स्थिति उत्तर में लगती है। नेपाल भारत के उत्तर में है। भूटान भारत के उत्तर में है। बांग्लादेश भारत के पूर्व में है और म्यांमार भारत के पूर्व में है। और श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित पड़ोसी देश है। तो भारत की पड़ोसी देशों के साथ समन्वय की जो स्थिति, पड़ोसी देशों के साथ जो हमने स्थिति देखी, उसमें हमारे सीमावर्ती निकट पड़ोसी देश जो हमारे 8 देश हैं, सीमाओं के साथ आबद्ध हैं, सीमाओं के साथ बंधे हुए हैं।
अब यहाँ जो प्रश्न डाल करके देता है वो यही प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि इन 8 में से उठा करके एक देता है कि वह देश जो सार्क का सदस्य नहीं है। अब इनमें से 2 ऐसे सार्क के सदस्य हैं जो सदस्यता नहीं रखते हैं, अन्य सभी सार्क के सदस्य हैं। भारत खुद एक सार्क का सदस्य देश है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं तो चीन जो भारत के उत्तर में स्थित है सार्क का सदस्य नहीं है, और म्यांमार जो भारत के पूर्व में है सार्क का सदस्य नहीं है। यहाँ दिए हुए में से 6 सार्क के सदस्य देश और दिए हुए में से एक भारत सार्क का सदस्य देश जो इस चित्र के माध्यम से दिखाई देता है। यहाँ सार्क का जो अन्य सदस्य देश है उनमें मालदीव एक सार्क का सदस्य देश है जो भारत की जलीय सीमाओं के निकट लक्षद्वीप के निकट पड़ता है, या लक्षद्वीप के निकट इसकी भौगोलिक स्थिति पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंटों के तहत हमने 3 स्थितियाँ देखी, ग्लोब पर, एशिया में और पड़ोसी देशों के साथ। अब आगे देखते हैं हम भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत की स्थिति सबसे पहले हम देखें भारत का क्षेत्रफल। भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो हमने अभी ग्लोब पर भी देखा था, भारत का क्षेत्रफल है वो ग्लोब या विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग रखता है, और ये 2.4% भाग भारत के कुल क्षेत्रफल में 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो भारत विश्व में भौगोलिक दृष्टि से एक विस्तृत भूक्षेत्र वाला देश माना जाता है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश माना जाता है। देशों के क्रम में इस प्रकार से हमें दिखाई देता है कि भारत से 6 बड़े देश हैं जो भौगोलिक दृष्टि से व्यापक क्षेत्र वाले हैं, और 7वां स्थान भारत का आता है। तो कौन से भारत से बड़े देश हैं जो 6 की स्थिति में आते हैं? देखिए, भारत से बड़े देशों का जो क्रम है उसमें नंबर 1 सबसे बड़ा देश रूस, दूसरा बड़ा देश, विश्व का दूसरा बड़ा देश कनाडा, चाइना या चीन, चौथा बड़ा देश USA या संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवा बड़ा देश ब्राज़ील, छठवां बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, और 7वां बड़ा देश ये है भारत महान। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान आता है, और कुल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भूक्षेत्र भारत में फैला हुआ है। इसी क्रम में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, दिए हुए में से उठा करके क्रम को पूछ लेता है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा देश भारत के संदर्भ में सही है। यहाँ से उठा करके एक छोटा दे दिया जाता है, अन्य बड़े में से उठा करके दे दिया जाता है, या बड़े देशों का क्रम पूछ लिया जाता है कौन सा बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में अवस्थित है, कौन सा बड़ा देशों का समूह है आरोही क्रम में व्यवस्थित है। यहाँ याद रखें 7वां स्थान भारत का है और 8वां स्थान भी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न हो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 8वां बड़ा देश कौन सा है, तो अर्जेंटीना विश्व का 8वां बड़ा देश है। याद रखने के लिए
यहाँ तक और याद रख लें, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 9वां बड़ा देश कजाकिस्तान है। विश्व के ये 9 बड़े देश क्षेत्रफल का व्यापक भूभाग रखते हैं। भारत का नंबर 7वां आता है। क्या करते हैं जनसंख्या, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में 1,21,01,93,422 कुल जनसंख्या पाई जाती है। ये जनसंख्या की जो स्थिति है वो जनगणना 2011 के अनुसार है। जनगणना के अनुसार पाई जाती है। याद रहे ये कुल जनसंख्या भारत की विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भाग है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या निवास करता है। लेकिन अगर फैक्ट देखा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये कुल जनसंख्या है, इस कुल जनसंख्या का 17.3% भाग है। लेकिन हम इसी जनगणना को इस रूप में पढ़ते हैं कि ये जनगणना हम 121.02 करोड़ पढ़ते हैं। राउंड फिगर में इसको हम 102 करोड़ आबादी मान लेते हैं और इसको भी हम लगभग कितना मान लेते हैं? 17.5% भाग लगभग भारत में निवास करता है। अभी तक जितने भी एग्जामों में आए हुए प्रश्नों में जो लॉजिक दिया गया है वो 17.5% को देकर के पूछा गया है। भारत की वास्तविक रूप से जनगणना 1,21,91,422 पाई जाती है। इस कुल जनसंख्या को ही हम 121.2 करोड़ जनसंख्या मान लेते हैं और यह विश्व की जनसंख्या का 17.5% पाया जाता है। इस दृष्टि से भारत का जनसंख्या में द्वितीय स्थान आता है, सेकंड स्थान आता है, लेकिन प्रथम स्थान चीन का आता है। प्रथम स्थान जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश, विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश माना जाता है चीन। चीन की कुल जनसंख्या की बात करें तो 134.2 करोड़ आबादी चीन में निवास करती है। तो यहाँ हम एक क्रम और देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के इन बड़े देशों में कौन कौन से देश हैं जिनका क्रम अधिक से कम की ओर पाया जाता है। हम देखें चीन विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। चीन की कुल जनसंख्या 134.10 करोड़ है। नेक्स्ट नंबर 2 भारत है। भारत की कुल जनसंख्या 121.02 करोड़ पाई जाती है। इसके अलावा USA संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसकी आबादी 30.87 करोड़ पाई जाती है। और इसके बाद भारत ही के निकट पड़ोसी देशों की बात करें तो एशिया का अगला देश आता है
जिसकी आबादी चौथे नंबर पर आती है इंडोनेशिया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंडोनेशिया, इसकी आबादी 23.76 करोड़ पाई जाती है। क्षेत्रफल और जनसंख्या में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न होता है निम्न में से कौन सा एक देश जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन 4 में से होगा चीन। प्रश्न हो निम्न में से कौन से देशों में एशियाई देश जिसकी जनसंख्या का सही क्रम पाया जाता है, तो यहाँ यूएसए स्वतः हट जाएगा। प्रथम स्थान चीन, सेकंड स्थान भारत और थर्ड स्थान इंडोनेशिया का आएगा। याद रहे प्रश्न पूछ लिया जाए विश्व में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का वह देश जिसकी सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। आंसर होगा यूएसए देश, जिसका यूएसए देश में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ हमने क्षेत्रफल के साथ भी देखा था, यूएसए का संबंध क्षेत्रफल के साथ भी था। यहाँ उत्तरी अमेरिका के 2 देश, एक देश कनाडा और दूसरा यूएसए, इन दोनों की स्थिति क्षेत्रफल में भी बड़ी है और जनसंख्या में भी बड़ी है। इनमें जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा देश यूएसए, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश कनाडा पाया जाता है। इस स्थिति के बाद एक लॉजिक निकल करके सामने आता है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में पाई जाती है, तो एशिया महाद्वीप में ही पाई जाती है। यहाँ हम देख पा रहे हैं चीन एशिया का देश है, भारत एशिया का देश है और इंडोनेशिया एशिया का देश है। इसके अलावा हम बात करें तो बांग्लादेश, पाकिस्तान जो एशियाई देश हैं, इनमें संयुक्त रूप से अधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो सर्वाधिक जनसंख्या यही कारण है कि एशिया में अधिक निवास करती है। नेक्स्ट स्थिति पर आते हैं। यहाँ देखते हैं हम भारत की अक्षांश व देशांतरीय स्थिति। अक्षांश व देशांतरीय स्थिति। साथियों, सबसे पहले तो ये ध्यान होगा किसी भी स्थान की वास्तविक स्थिति का ज्ञान हमें अक्षांश व देशांतर रेखाओं से ही होता है। ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं भारत की वास्तविक स्थिति के संदर्भ में किस प्रकार से संबंध रखते हैं, जो कि भारत का मानचित्र आप देख पा रहे होंगे। इसमें हम देखेंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का क्या संबंध भारत के साथ पाया जाता है। सबसे पहले हम कॉमन जानकारी, एक सामान्य सी परिचर्चा अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में करते हैं, जिसके बारे में आप जानते भी होंगे। अक्षांश क्या है? अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, जिनका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। देशांतर वे होते हैं जो काल्पनिक रेखाओं के रूप में ध्रुव से ध्रुव को मिलाते हुए खींची जाती हैं। इनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। एक बार संक्षिप्त से जानकारी के लिए हम ग्लोब पर इस स्थिति को एक बार देख करके स्पष्ट करते हैं कि अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। जिनकी स्थिति पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, ये सभी रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं, अर्थात लेटी हुई अवस्था में हैं, इसलिए इनको लेटीट्यूड कहा जाता है। ऐसे अनेक सारे अक्षांश जिनको हम दोनों गोलार्धों में पाते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत होते हैं। भारत की स्थिति इन रेखाओं में किस प्रकार से पाई जाती है, अर्थात यह हमारी अक्षांशीय स्थिति का सूचक होगा। और वो रेखाएं जो ध्रुव से ध्रुव को मिलाते हुए खींची जाती हैं,
ऐसी खड़ी रेखाओं को देशांतर कहा जाता है। तो ऐसी सभी देशांतर जो ध्रुव से ध्रुव को मिलाते हुए खींची जाती हैं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। इन देशांतर रेखाओं में भारत की स्थिति किस प्रकार से पाई जाती है ये स्पष्ट करने का प्रयास हम कर रहे हैं। हमने अभी ग्लोब पर भारत की स्थिति को देखा। भारत ग्लोब में यहाँ स्थित है। निश्चित रूप से भारत का अक्षांशीय विस्तार इनके बीच में होगा और निश्चित रूप से ही भारत का देशांतरीय विस्तार इसके बीच पाया जाएगा। इस रूप में देखा जाए तो साथियों 0 डिग्री से उत्तर की ओर होने के कारण सभी अक्षांश भारत के क्या होंगे, सभी उत्तरी अक्षांश होंगे। 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में होने के कारण भारत के सभी देशांतर क्या होंगे, पूर्वी देशांतर होंगे। पहला क्वेश्चन यहीं से सोल्व हो जाता है। भारत के अक्षांश और देशांतर रेखाओं के साथ जब प्रश्न को देकर के पूछा जाता है तो पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश, इस प्रकार के संबंध को देकर के ऑप्शन दिए जाते हैं। निम्न में से कौन सा अक्षांश और देशांतर रेखाओं के साथ सही संबंध पाया जाता है। अगर इस मिनिएचर को हम इस रूप में व्यवस्थित करें, बाहर निकाल करके इस प्रकार से देखें तो हम पाते हैं कि भारत का दक्षिणतम जो अक्षांश है वो 8 डिग्री और 4 मिनट होगा। निश्चित रूप से संपूर्ण भारत उत्तरी अक्षांशों में है तो ये अक्षांश भी कौन से होंगे, उत्तरी अक्षांश। तो भारत की अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कि कन्याकुमारी से प्रारंभ होती है और ये कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में पड़ती है। इस प्रकार से जब हम उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं तो ये अक्षांश रेखाएं क्रमशः बढ़ती चली जाती हैं। 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री, 12 डिग्री इस क्रम में, और अंततः हमारे भारत के उत्तर से होकर के गुजरने वाला अंतिम अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इसके बीच हमारी भारत की स्थिति फैली हुई है। ये उत्तरी अक्षांश इंद्राकोल पर जाकर समाप्त होता है। इंद्राकोल जो कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है, वर्तमान में यह एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जा चुका है। यहाँ हम देखें तो जम्मू कश्मीर में अंतिम अक्षांश गुजरता है 37 डिग्री 6 मिनट और प्रारंभ होता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का दक्षिणतम अक्षांश, भारत का दक्षिणी अक्षांश, दो अलग प्रकार के प्रश्न हैं। भारत का दक्षिणतम अक्षांश तो संबंध पूछा जाता है यहाँ से निकलने वाले द्वीपीय श्रृंखला की स्थिति को। यहाँ से निकलने वाला जो द्वीपीय श्रृंखला का अंतिम बिंदु है इसका संबंध पाया जाता है 6 डिग्री और 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। साथियों, ये अक्षांश रेखा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है और ये जो बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, जिसको आगे चल करके हम विस्तृत देखेंगे। इसके अन्य नाम भी है, पार्सोना पॉइंट है, लाहिचेंगो पॉइंट है और इसी को पिगमेलियन बिंदु भी कहा जाता है। तो भारत का दक्षिण बिंदु और दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणी अक्षांश और दक्षिणतम अक्षांश, भारत का दक्षिणी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट, उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी तमिलनाडु से माना जाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4
5 मिनट यानी 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से माना जाता है। भारत का सुदूर दक्षिणतम अक्षांश कह सकते हैं, भारत का दक्षिणतम अक्षांश कह सकते हैं। इस स्थिति में 6 डिग्री 45 मिनट से शुरुआत होती है ग्रेट निकोबार द्वीप से, और इस स्थान का नाम है इंदिरा पॉइंट। यहाँ से प्रारंभ होता है और अंततः 37 डिग्री 6 मिनट के बीच समाप्त हो जाता है। मुख्य बिंदु या मुख्य भूमि के अक्षांशों की बात की जाए तो मुख्य भारत के अक्षांश माने जाते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। सीधा सीधा सा संबंध पूछ लिया जाता है, भारत का अक्षांशीय अंतराल पाया जाता है। तो अक्षांशीय अंतराल को ज्ञात करने के लिए हम इस प्रकार से अधिकतम में से न्यूनतम वाली संख्या को लैप्स कर देते हैं और ये अंतराल हमारे पास में इस प्रकार से निकल करके आ जाता है। हमारा अक्षांशीय अंतराल 29 डिग्री 2 मिनट पाया जाता है। लगभग हम मानते हैं भारत का अक्षांशीय अंतराल 30 डिग्री पाया जाता है। जब बात अंतराल की हो तो अंतराल 30 डिग्री लगभग माना जाता है। फैक्ट की बात हो तो 29 डिग्री 2 मिनट पाया जाता है। अब इनमें से एक अक्षांश रेखा जो भारत के इस प्रकार से गुजरती है और ये गुजरने वाली अक्षांश रेखा भारत का मध्यवर्ती अक्षांश कहलाता है। याद रखें साथियों, लगभग भारत को 2 भागों में बांटती है, इसलिए इसको मध्यवर्ती कहा जाता है। और यही रेखा अक्षांश रेखा कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है। इसी कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कहा जाता है, जिससे भारत आधा उत्तर में और आधा भाग दक्षिण में पड़ता है। याद रखें, कर्क रेखा के साथ और जो हट करके प्रश्न दिया जाता है, प्रश्न होता है भारत का वह अक्षांश जो कटिबंध का निर्धारण करता है या जिसका संबंध कटिबंध से पाया जाता है। अर्थात यहाँ 2 कटिबंध अलग होते हैं। कर्क रेखा से दक्षिण में पड़ने वाले भाग को उष्ण कटिबंध कहा जाता है और कर्क रेखा से उत्तर में पड़ने वाले को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। प्रश्न अलग तरीके से आता है, निम्न में से कौन सा एक अक्षांश भारत में कटिबंध का निर्धारण करता है? तो कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत का कटिबंध निर्धारण अक्षांश माना जाता है, जो लगभग भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। नेक्स्ट अभी आगे चर्चा होती है कर्क रेखा को लेकर के। फिर अगले प्रश्न होते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा के संदर्भ में इस प्रकार से देखा जाता है कि सबसे पहले पश्चिम में गुजरात राज्य आता है, उसके बाद में राजस्थान राज्य आता है, उसके बाद में मध्य प्रदेश राज्य आता है, इससे अलग हुआ राज्य छत्तीसगढ़ आता है, उसके बाद में झारखंड राज्य आता है और इसके बाद पश्चिमी बंगाल राज्य आता है। ये बांग्लादेश के पश्चिम में पड़ने वाले हैं। इसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश के बाद अगला राज्य प्रथम आता है त्रिपुरा। इसके आगे अंतिम पूर्वी राज्य आता है मिजोरम। इस प्रकार से 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनका संबंध गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के साथ आता है। ध्यान दें साथियों, यहाँ से प्रश्न कई एग्जामों में अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा गया है। कूट में निम्न में से कोई एक राज्य बाहर दे करके पूछ लिया जाता है, निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। प्रश्न पूर्व पश्चिम को दे करके पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा पश्चिमवर्ती राज्य है जहां से कर्क रेखा गुजरती है, यानी कर्क रेखा पर पड़ने वाला पश्चिमी राज्य कौन सा है, कर्क रेखा पर पड़ने वाला पूर्वी राज्य कौन सा है। बांग्लादेश के
पूर्व में कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है, इस प्रकार से बनने वाले इसके संभावित प्रश्न होते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं कर्क रेखा को लेकर के ही प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं कि कर्क रेखा पर पड़ने वाले शहरों की स्थिति पूछ ली जाती है, राजधानी नगर की स्थिति पूछ ली जाती है, कर्क रेखा के निकटतम पड़ने वाले राज्यों के साथ संबंध पूछ लिया जाता है। जैसा कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर इसके निकटतम स्थिति में है, बांसवाड़ा शहर राजस्थान का इसके सबसे निकट है, मध्य प्रदेश का भोपाल और उज्जैन इसके निकट पड़ते हैं, छत्तीसगढ़ झांसी इसके निकट पड़ती है, झारखंड राज्य से होकर के गुजरती है, आगे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर इसके निकटतम पड़ता है और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला इसके निकट पड़ती है। इस प्रकार से इन राज्यों की स्थिति के साथ पड़ने वाले कुछ शहरों की स्थिति को पूछ लिया जाता है, कुछ राजधानी नगरों की स्थिति को पूछ लिया जाता है। कौन सा राजधानी नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर है, निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा से अधिकतम दूरी पर है, इस प्रकार से इसके कुछ बनने वाले प्रश्न होंगे। इसके बाद में आगे हम देखते हैं देशांतर रेखाओं की स्थिति। देशांतर रेखाओं में हमने देखा था कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर देशांतरों की संख्या बढ़ रही है, 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम की ओर देशांतरों की संख्या बढ़ती है। 0 डिग्री ग्रीनविच देशांतर जो रेखा है उस ग्रीनविच देशांतर से पूर्व की ओर भारत की स्थिति सबसे पहले यहाँ से प्रारंभ होती है और ये जो रेखा है ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर आती है, इसलिए सभी देशांतर पूर्वी होंगे। भारत का यह देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर माना जाता है, जो गुजरात राज्य के गोरमाता नामक स्थान से गुजरता है। इसके आगे इनकी संख्या लगातार बढ़ते क्रम में बढ़ती चली जाती है। 68 के बाद में 69, 70, 71, 72 से लेकर के अंतिम 97 डिग्री 25 मिनट पर जाकर के समाप्त हो जाती है और ये अंतिम रूप से देखा जाए तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर अरुणाचल प्रदेश के किबिथु नामक स्थान से गुजरता है। तो भारत का अंतिम पूर्वी देशांतर वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। भारत का पश्चिम में देशांतर रेखा की शुरुआत वाला राज्य गुजरात है। देशांतर रेखाओं का संबंध समय निर्धारण के लिए किया जाता है। कोई भी देश अपना समय देशांतर रेखाओं के माध्यम से निर्धारित करता है। भारत का देशांतरीय स्थिति अधिक होने के कारण भारत का समय का अंतराल अधिक पाया जाता है। इसको समायोजित करने के लिए भारत ने अपने समय कटिबंध का निर्धारण मध्यवर्ती देशांतर से किया है, जिसको हम इस प्रकार से देखते हैं। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 07 मिनट पूर्वी देशांतर। अंतराल पाया जाता है 18 मिनट और 29 डिग्री का। ये है वास्तविक अंतराल। हमारा मानक समय जो मिर्ज़ापुर से लिया गया है, इसका संबंध हमारे अंतर्राष्ट्रीय समय के साथ किस प्रकार से पाया जाता है, उसका अध्ययन हम इस रूप में करेंगे। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और विश्व का मानक समय 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं, इस ग्रीनविच रेखा से अंतर्राष्ट्रीय समय का निर्धारण किया गया है, इसलिए इसको GMT टाइम के नाम से जाना जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम व IST टाइम के मध्य हमारा संबंध समय के साथ किस प्रकार से पाया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे जितने भी देशांतर जो ग्रीनविच से पूर्व की ओर पड़ते हैं, इनमें समय सदा आगे होता है
और जो देशांतर 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की ओर होते हैं इनमें समय का संबंध पीछे पाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं ग्रीनविच मीन टाइम से पूर्व की ओर पड़ने वाले सभी देशों का संबंध प्लस होता है और 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम से पश्चिम की ओर पड़ने वाले देशों का संबंध माइनस समय के साथ होता है। अर्थात ग्रीनविच मीन टाइम से पूर्व की ओर जितने भी भूखंड लगते हैं वहाँ समय निश्चित रूप से ग्रीनविच मीन टाइम से कुछ आगे होता है और ग्रीनविच मीन टाइम से पश्चिम की ओर पड़ने वाले देश व स्थल खंडों का समय पश्चिम की ओर जाने पर घटने लगता है। इस प्रकार से हमारा समय निर्धारण है वो ग्रीनविच मीन टाइम से पूर्व की ओर होने के कारण, जैसा कि हम देख पा रहे हैं भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जब हम पूर्व की ओर स्थित हैं निश्चित रूप से हमारा समय ग्रीनविच मीन टाइम से आगे होगा और ये आगे है तो कितने समय का अंतराल रखता है, ये 5.5 घंटे प्लस पाया जाता है। अर्थात भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतीय मानक समय विश्व के अंतर्राष्ट्रीय समय से 5.5 घंटे प्लस पाया जाता है या आगे पाया जाता है। इसका आधार हम इस प्रकार से समझ पाते हैं क्यों हमारा समय 5.5 घंटे ही आगे है। देखिए साथियों, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो संबंध होता है, सूर्य एक स्थिर पिंड के रूप में है और पृथ्वी और अन्य ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य की स्थिति यहाँ होती है जब पृथ्वी पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर इस प्रकार से घूर्णन करती है और घूर्णन करती हुई आगे बढ़ती है तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण 360 डिग्री का कोण निर्धारित होता है। अर्थात अपने अक्ष पर पूरा चक्कर लगाने के लिए पृथ्वी को 360 डिग्री घूमना पड़ता है और ये 12 घंटे और 12 घंटे दिन और रात की अवधि के साथ पूरा कर लेती है। अर्थात 360 डिग्री घूमने के लिए उसको कुल 24 घंटे का समय लगता है। इन 24 घंटों का संबंध 360 के साथ पाया जाता है। इस प्रकार से हम देखें तो सूर्य 1 डिग्री को पार करने के लिए 4 मिनट का समय लेता है। चार मिनट का समय लेता है। इस प्रकार से हमारी स्थिति 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से समय का निर्धारण करती है और यहाँ 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा से समय का निर्धारण होता है। तो इस क्रम में हमारा समय कितना आगे होगा इसका अध्ययन हम इस प्रकार से निकाल पाते हैं, लगा पाते हैं कि संपूर्ण समय के साथ हमारा संबंध कैसा होगा, 5.5 घंटे ही आगे होगा। जैसे कि देख पाए एक बार के लिए इसको स्पष्ट करते हुए समझ पाते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए 0 डिग्री से आगे की ओर निकलते हैं और 82.5 डिग्री तक पहुंचते हैं। 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 82 डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा? मल्टीप्लाई 4, 4 दूनी 8, 8 चौका 32, 328 मिनट का समय। अब आधा डिग्री को और पार कर रहा है तो आधा डिग्री को पार करने में 2 मिनट का समय और लेगा। टोटल मिनट कितनी लेगा? 360 मिनट समय अंतराल के साथ पाए जाएंगे।
अर्थात 0 डिग्री और 82.5 डिग्री के बीच में 330 मिनट का समय अंतराल पाया जाता है। इस प्रकार से हम अगर इसको घंटे में बदल करके देखें तो 60 से डिवाइड कर देंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कितना घंटा आगे होगा, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 पंजो 30, बच गए 3 को डिवाइड करते हैं, डिवाइड में भाग नहीं जा रहा, 30 और 6 पंजो 23, यानी 5.5 घंटे का समय और 330 मिनट का समय। एक ही अवस्था है, घंटे की अवस्था में हम 5.5 घंटे प्लस आगे हैं तथा सेकंड में और मिनट के साथ देखा जाए तो हम 330 मिनट GMT टाइम से आगे होते हैं। जैसा कि वर्तमान समय में प्रश्नों की स्थिति को देख करके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, मिनट को सेकंड के साथ, सेकंड को घंटों के साथ या घंटे और मिनट के बीच अपनी इस जो संख्यात्मक अवस्था है इसका रूप परिवर्तन करके प्रश्न दे दिया जाता है। जैसा कि प्रश्न दिया हुआ होता है हम देख पाते हैं, यही जो संबंध है हम सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए देख करके करते हैं। सूर्य की किरण पृथ्वी तक आने के लिए लगभग 8 घंटे और 16 मिनट का समय लेती है, लेकिन उस डिजिट को चेंज करके पूछ लिया जाता है कितना मिनट का समय लेती है, तो उस मिनट के समय को सेकंड में परिवर्तित करके दे दिया जाता है और लगभग होता है सूर्य की किरण को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगेगा। वैसा ही प्रश्न यहाँ है, एक बार के लिए देखिए, 8 मिनट और लगभग हम 16 सेकंड का समय लेते हैं। राउंड फिगर में हम इसको 8 और 20 के साथ भी पढ़ते हैं, 8 मिनट और 20 सेकंड का समय, और इसी समय को लेकर के इसको बदल दिया जाता है और सेकंड के साथ पूछ लिया जाता है कितनी सेकंड का समय होगा। देखिए, मिनट को डिवाइड करेंगे सेकंड में और सेकंड में डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई 60, तो 8 गुणा 60, 480 मिनट का समय। एक बार के लिए इसको इरेज कर दिया जाता है। देखेंगे, ध्यान लगाएंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण डिजिट है। क्यों परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 8 मिनट 20 सेकंड का समय होता है और इसको सेकंड में पूछ लिया जाता है, तो इसके लिए हमारे पास में डिजिट निकल करके आती है 500 सेकंड। ध्यान दें, इसी प्रकार का प्रश्न हमारे भारतीय मानक समय और अंतर्राष्ट्रीय GMT टाइम के बीच घंटे के साथ में मिनट को भी देकर के पूछ लिया जाता है। भारत का मानक समय अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से कितना आगे है और डिजिट होते हैं मिनट की। घंटे के स्थान पर मिनट दे दिया जाता है तो 330 मिनट आगे होता है। उच्च स्तरीय एग्जामों में इसी प्रकार के डिजिट को उपयोग में लिया जाता है। भाषात्मक प्रश्नों को बदल दिया जाता है, प्रश्न वही होता है, उसी स्थान से प्रश्न उठाया जाता है, उसी टॉपिक के उसी पॉइंट से प्रश्न उठाया जाता है, लेकिन प्रश्न की प्रकृति बदल जाती है। देखिए मित्रों, इसी प्रकार से हम इस टॉपिक को विस्तृत अध्ययन के साथ में जितने भी प्रकार से जिस प्रकार से प्रश्न बनते हैं उनको हम समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं कि इस देशांतर रेखा का हमारे भारत के साथ और क्या संबंध पाया जाता है। देखिए, ये जो देशांतर रेखा है 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत का मानक समय है, ये हमारे भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसा कि सबसे पहले हमने देखा नैनीगांव उत्तर प्रदेश राज्य में है, उसके बाद मध्य प्रदेश और इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य से प्रवेश करती है। इसके बाद में ये उड़ीसा राज्य में
आती है और इसके बाद में आंध्र प्रदेश राज्य से होकर के बंगाल की खाड़ी से निकल जाती है। तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय मानक यामोत्तर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से होकर गुजरता है। जैसा कि हम आगे देखते हैं, देखिए हमारा देशांतरीय जो विस्तार है इसका एक प्रभाव हमें भारत के समय के सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ दिखलाई पड़ता है। जैसा कि हमने देखा कि जो देशांतर पूर्व की ओर होते हैं वहाँ सूर्य पहले दिखलाई पड़ता है और जो पश्चिम की ओर होते हैं वहाँ बाद सूर्योदय दिखलाई पड़ता है। हमारे भारत का भी वह भाग जो पूर्व की ओर पड़ता है, पूर्वी दिशा में है, वहाँ सूर्योदय की प्रथम किरण प्राप्त होती है। तो सबसे पहले सूर्योदय हमारे अरुणाचल प्रदेश के किबिथु नामक स्थान पर दिखलाई पड़ता है। इसके बाद सूर्य जो आगे पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे सूर्य की स्थिति आएगी। इसी क्रम में आगे अंत में जाकर के हमारे सूर्य की अंतिम अवस्था गुजरात राज्य के साथ लगेगी, क्योंकि गुजरात राज्य हमारे अंतिम रूप से पश्चिम में पड़ने वाला राज्य है। इसी के साथ अगर गुजरात को ऑप्शन से हटा दिया जाए तो यहाँ राजस्थान की स्थिति आती है और ऑप्शन के अनुसार प्रश्न को बदल करके पूछ लिया जाता है। अगर सर्वप्रथम सूर्य की किरण अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है तो निम्न में से सूर्योदय अंतिम स्थिति में दिखलाई पड़ता है। वहाँ गुजरात ऑप्शन में न होता है तो ऑप्शन दिया जाता है राजस्थान को। तो निश्चित रूप से राजस्थान के भी अंत में गुजरात की स्थिति होगी जहाँ सूर्योदय के बाद अंतिम स्थिति बनेगी। लेकिन अगर गुजरात नहीं है तो इससे पहले राजस्थान में सूर्योदय की अंतिम स्थिति बनती है। अब इसके साथ भी एक समय का अंतराल पाया जाता है। हमने हमारे मानक समय को इस प्रकार से निर्धारित किया है कि भारत का देशांतरीय विस्तार अधिक होने के बावजूद भी भारत के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय नहीं बने, इसलिए हमने समायोजित करने के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को उपयोग में लिया है। फिर भी सूर्योदय व सूर्यास्त की स्थिति इस प्रकार से संबंध रखती है कि जहां अरुणाचल प्रदेश राज्य में सूर्योदय होता है तो गुजरात राज्य में सूर्योदय के बीच 2 घंटे का अंतराल पाया जाता है। 2 घंटे का अंतराल होता है। समझ पाएंगे इसको भी। 2 घंटे का अंतराल किस प्रकार से समायोजित होता है। हमारे देशांतरीय अंतराल को हमने कुछ समय पहले देखा। देशांतरीय अंतराल हमारा लगभग 30 डिग्री अंतराल रखता है और ये 30 डिग्री अंतराल हमारे 2 घंटे को समायोजित करता है। जैसा कि हमने देखा 1 डिग्री पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 डिग्री को पार करने में लगने वाला समय होगा 120 मिनट। और इस 120 मिनट को अगर हम घंटे में परिवर्तित करें तो हमारे पास में समय आता है 2 घंटे। तो 2 घंटे भारत के पूर्वोत्तर से पश्चिम की ओर अंतराल पाया जाता है, अर्थात अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के मध्य 2 घंटे का समय अंतराल होता है। इसी अवस्था से आगे नेक्स्ट निकल कर के आता है प्रश्न कि भारत में सूर्योदय और सूर्यास्त सर्वप्रथम अरुणाचल प्रदेश में होता है, अंत में गुजरात में होता है। तो यही स्थिति अगर विश्व के संदर्भ में हो तो भारत का समय सबसे पहले सूर्योदय की स्थिति अरुणाचल में होती है, इसलिए इसको सूर्योदय का देश या हम अरुण धन अंचल सूर्योदय का राज्य कहा जाता है। अब देखिए इसी प्रश्न को लेकर के हम पढ़ते हैं कि विश्व में सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है। सर्वविदित है, सब जानते हैं, सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है, अर्थात विश्व में सबसे पहले सूर्योदय जापान में होता है। मित्रों, आपके लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर मैं एक प्रश्न आपके लिए छोड़ करके जाऊं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, ऑप्शन के अनुसार मैं प्रश्न डालता हूं, निकालने का प्रयास करेंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है
निम्न स्थानों में से सूर्योदय की प्रथम किरण किस स्थान पर पड़ती है? एक, सबसे पहले जापान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। आपको सोचना है और उत्तर निकालना है। नेक्स्ट हम यहाँ संक्षिप्त सी चर्चा अक्षांश और देशांतर रेखाओं के महत्व पर भी कर लेते हैं। जैसा हम देख भी चुके हैं अक्षांश व देशांतरों का महत्व। सबसे पहले हम देखें अक्षांशों का महत्व। तो अक्षांशों के महत्व में हम सबसे पहले पाते हैं कि विश्व में जलवायु का निर्धारण अक्षांशों से होता है या अक्षांश रेखाएं करती हैं। इसी संदर्भ में आगे देखें तो अक्षांशों का महत्व हमें किसी भी कटिबंध या स्थान के मध्य दिन व रात की अवधि का अंतराल बतलाती है। अंतराल बतलाती है। प्यारे साथियों, यहाँ से फिर एक नया प्रश्न निकल करके आता है। ये क्यों चर्चा की जा रही है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से इसी को लेकर के प्रश्न होता है कि वह स्थान जहाँ सूर्य की किरणें लंबवत अवस्था में दिखलाई पड़ती हैं, निम्न में से कौन सा अक्षांश है? हम संपूर्ण पृथ्वी को इस रूप में देख चुके हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव। यही स्थिति दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, अंटार्कटिक वृत्त और अंत में 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल के रूप में जानी जाती है। सूर्य की अधिकतम सीधी किरणों का कोण हमें इन दो अवस्थाओं में देखने को मिलता है। अंतिम रूप से याद रखें, सूर्य की किरणों का अधिकतम सीधा कोण हमें दो अवस्थाओं में देखने को मिलता है।
सदा सदा 0 डिग्री के ऊपर सूर्य की किरणें सदा सदा लंबवत होती हैं, लेकिन अधिकतम सीधी किरणें एक समय कर्क रेखा वाले क्षेत्र में होती हैं और एक समय मकर रेखा वाले क्षेत्र में होती हैं, जिसको हम अगले पॉइंट के अंतर्गत भी देखेंगे जब हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की क्लास को शुरू करेंगे। लेकिन समझें, जब मकर रेखा पर सूर्य की सीधी स्थिति होती है वो समय होता है 22 दिसंबर। जब सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर होती हैं वो समय होता है 21 जून। और यही समय बिल्कुल नति कोण का सीधा होना 21 मार्च और 23 सितंबर को 0 डिग्री पर बनता है। याद रहे, यहाँ प्रश्न निकल करके आया सीधी किरणें कौन से अक्षांशों पर पड़ती हैं, तो अधिकतम सूर्य की सीधी किरणें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा पर पड़ती हैं और यही स्थिति 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अर्थात मकर रेखा पर पड़ती है। इस रूप में हम देख पाते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा सूर्य की अंतिम सीधी किरणों का स्थान माना जाता है। इससे जो हम उत्तर की ओर जाते हैं सूर्य की किरणें भी तिरछी होती हैं और दिन और रात की अवधि भी अधिक लंबी होती है, अर्थात ये दिन व रात की अवधि के अंतराल को भी बतलाते हैं। अब हम चर्चा करें देशांतरों की स्थिति। देशांतरों के संदर्भ में हम सबसे पहले देखें देशांतरों का महत्व क्या है। देशांतरों का पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो अंतराल है या संबंध है वो इस रूप में देख पाते हैं कि देशांतर रेखाएं समय का निर्धारण करती हैं, अर्थात विश्व में जितने भी समय हैं उन समय कटिबंधों का निर्धारण देशांतरों से होता है। नेक्स्ट स्थिति देखते हैं, किसी भी स्थान की वास्तविक स्थिति को हम देशांतरों के साथ लेते हैं। तो देशांतर रेखाओं का इस अवस्था में हम दो प्रकार से उपयोग देखते हैं, महत्व देखते हैं कि देशांतर रेखाएं एक समय कटिबंध का निर्धारण करती हैं, जैसे कि हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हमारा मानक समय कटिबंध है, वैसा ही अमेरिका, वैसा ही रूस, वैसा ही चीन, वैसा ही हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, वैसा ही हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश और वैसा ही हमारा पड़ोसी देश म्यांमार का भी समय कटिबंध निर्धारण होता है। याद रखें, संपूर्ण विश्व में कुल 24 समय कटिबंध पाए जाते हैं। समय कटिबंध पाए जाते हैं। विस्तृत अध्ययन हम देखेंगे, लेकिन हम कुछ पड़ोसी देशों के संदर्भ में जरूर जान लें। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का समय है वो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। एक बार देख पा रहे होंगे, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पाकिस्तान का समय निर्धारण करता है। अर्थात भारतीय मानक समय से 30 मिनट पीछे है। इसको उल्टे क्रम में पूछ लिया जाता है। GMT टाइम से पाकिस्तान का समय होगा प्लस 5 घंटे आगे, 5 घंटे आगे होगा। हमारा समय 5.5 घंटे है, हमारे से आधी घंटे पीछे है। यही स्थिति बांग्लादेश के साथ आती है और बांग्लादेश का समय निर्धारण है वो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर
बांग्लादेश का समय निर्धारण करता है। साथियों, यहाँ फिर समझ पा रहे होंगे कि बांग्लादेश का समय हमारे मानक समय से निश्चित रूप से आगे होगा, लेकिन मानक समय कितना आगे? मानक समय से हमारा संबंध किस प्रकार से है बांग्लादेश के साथ? 30 मिनट आगे है। भारत के समय से 30 मिनट आगे है, अर्थात GMT टाइम से बांग्लादेश का जो समय होगा वो 5.5 घंटे के बाद आधा घंटा और जोड़ दिया जाए तो निकल करके आता है 6 घंटे का समय अंतराल। जैसा कि आप अपने पड़ोसी देश और कुछ सामान्य जानकारियों के साथ अवगत हुए होंगे, इसी क्रम में हम कुछ भारत के संदर्भ में अक्षांश देशांतरों के बाद में भारत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में और चर्चा कर लें। भारत की लंबाई और चौड़ाई जैसा कि हम मानचित्र में देख पा रहे हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तर से दक्षिण की ओर कन्याकुमारी तक हम भारत की लंबाई देखते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, यहाँ हम कश्मीर का भाग देखते हैं। इंद्राकोल, उत्तर से दक्षिण की ओर जो भुजा है इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर पाई जाती है। भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर जो भुजा है इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर पाई जाती है, अर्थात अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक भारत की जो लंबाई है, भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर जो भुजा है इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर है। इस दृष्टि से भारत पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण ये दो अवस्थाएं रखता है। भारत की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई, पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई पाई जाती है। याद रखना साथियों, यहाँ से फिर एक महत्वपूर्ण प्रश्न निकल करके आता है राजस्थान के संदर्भ में, जिसकी हम चर्चा करेंगे। कुछ विरोधाभासी लगेगा कि राजस्थान की लंबाई किसे कहें, चौड़ाई किसे कहें, क्योंकि यहाँ प्रश्न निकल करके आता है भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण है और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम है, लेकिन राजस्थान इस संदर्भ में बिल्कुल उल्टा है। लेकिन फिर भी वहाँ हम लंबाई और चौड़ाई को कुछ अलग देखते हैं। देखिए, इस सामान्य स्थिति में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच की भुजा हमारी लंबी है तो हम लंबाई कह सकते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर छोटी है इसलिए चौड़ाई कह सकते हैं। आज तक हमने ऐसा ही पढ़ा है, जो भुजा लंबी होती है लंबाई कहलाती है, जो भुजा छोटी होती है चौड़ाई कहलाती है। जैसे कि हम अपने शरीर को ही लेकर के नापते हैं तो हमारी जो भुजा लंबी है उसको लंबाई और जो भुजा छोटी है उसको चौड़ाई कहते हैं, लेकिन कुछ अलग है। लंबाई हम उत्तर से दक्षिण की ओर लेते हैं और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर लेते हैं। क्लियर हो गया होगा साथियों, राजस्थान के संदर्भ में ऐसा ही है। देखिए, इसी के बाद हम ये हमारे भारत की लंबाई और चौड़ाई के साथ आकृति का निर्धारण भी होता है, और ये आकृति हमारी कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है, और ये आकृति एक विषम कोणीय चतुष्फलक के समान दिखलाई पड़ती है। तो भारत की लंबाई भारत की लंबाई एक बार क्लिक कर, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, भारत की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम
33 किलोमीटर है। यहाँ एक प्रश्न बनकर के आ रहा है जिसकी हम अगले क्लास के साथ चर्चा करेंगे। आपके लिए वो प्रश्न होगा, एक बार के लिए देखें, भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, चतुर्भुज के समान पाई जाती है, या विषम कोणीय चतुष्फलक के समान या पतंगाकार आकृति पाई जाती है। अब आपके लिए एक प्रश्न है, जैसा कि साथियों आप 2 क्वेश्चन देख पा रहे हैं, एक में आपको ऑप्शन दिए गए हैं और एक में ऑप्शन हाइड किए गए हैं, इसका तात्पर्य नहीं दिए गए हैं, छुपाए गए हैं। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको निकालने का प्रयास करना है, आगे की क्लास में हम चर्चा करेंगे। और एक क्वेश्चन है जो कर्क रेखा से दूरी पर स्थित शहर है, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, निम्नकूट में से आपको चयन करके बताना है कि कौन सा शहर कर्क रेखा से अधिकतम दूरी पर है। आज के इस क्लास में हमने भारत के सामान्य परिचय की कुछ छोटे छोटे पॉइंटों को छोटी छोटी स्लाइडों में बांट करके विस्तृत अध्ययन के रूप में देखने का प्रयास किया है। इस क्लास को देखने के लिए सभी विद्यार्थियों का, सभी साथियों का, सभी मित्रों का धन्यवाद। लगातार देखते रहें और अपने एग्ज़ाम ऑफ व्यू से ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए, विषय की विस्तृत जानकारी के लिए आप इस क्लास में लगातार बने रहें। बार बार धन्यवाद।